ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं इंड एस 2 अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, माइक चल रहा है, सब सही है। ओके यार, हम क्यों करते हैं? सिंपल सा इसका रीजन है, देयर इज ओनली वन रीजन, लाइक इट कैन इन्फ्लुएंस योर प्रॉफिट एंड ईपीएस डायरेक्टली। ठीक है, सो इफ यू ओवर वैल्यू योर इन्वेंट्री, इन दैट केस आवर प्रॉफिट माइट इंक्रीज, दे विल डेफिनेटली इंक्रीज और वाइस वर्सा। सो वी नीड टू वैल्यू द इन्वेंट्री एट करेक्ट वैल्यू। इसके तीन मेथड्स, मतलब तीन तरह की इन्वेंट्रीज डिफाइंड है, फिनिश गुड्स, WIP और रॉ मटेरियल्स। ठीक है, 100% कंप्लीट सूट हो गया, मान ले तेरा सूट विदाउट फिनिशिंग एंड बटन्स, और एक सूट का गारमेंट, वो तेरा रॉ मटेरियल हो गया। तो तीन तरह में हो गए। सप्लाईज मींस कंज्यूमेबल स्टोर्स, और इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, स्पेसिफिक लूज टूल, जो कि हम कवर करते हैं इंडे 16 के अंदर। स्पेसिफिक लूज टूल, स्पेसिफिक, और जनरल सप्लाईज वो तो इंडेस 2 के अंदर है। कोई जो तेरी आउट ऑफ स्कोप है वो चीज़ें यहाँ पढ़ लेना। और इसके बाद में फिर ये है कि कमोडिटी ब्रोकर्स और ट्रेडर जो वैल्यू करते हैं देयर स्टॉक को, वो कॉस्ट या फेयर वैल्यू पे करते हैं, वो एनआरवी पे नहीं करते, वो कॉस्ट या फेयर वैल्यू पे करते हैं, जो कि लोअर होती है। फेयर वैल्यू और एनआरवी में इतना ही फर्क होता है, फेयर वैल्यू जो है वो मार्केट पे बेस्ड होती है, और एनआरवी जो फिक्स की हुई होती है ऑनर बाई गुड्स के, जो ऑनर ऑफ गुड्स है उसके द्वारा। NRV मीन्स एक्सपेक्टेड प्राइस फ्रॉम सेल ऑफ सच गुड्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वट एवर ही रियलाइज आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट, दैट इज NRV। वैल्यूएशन रूल, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। हम कैन नॉट इन्वेंट्री शो इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबव कॉस्ट, क्योंकि वो उसका रूल आ जाता है, प्रूडेंस का मैटर उठ जाता है, तो जब कम करनी होता है तो ऐसे कर देते हैं। वैल्यू लॉस डाइव्स टू इन्वेंट्री, P&L टू इन्वेंट्री लॉस। डिफेक्टिव डैमेज गुड्स हो सकते हैं, ऑब्सोलीट गुड्स हो सकते हैं, लेस डिमांड हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है वो गिर सकती है। कॉस्ट और NRV दो चीज़ें, उनकी कंप्यूटेशन कैसे होती है वो हम बताएंगे आपको। एक डायरेक्ट मटेरियल हो गया, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ गया, डायरेक्ट वेजेस आ गए, फैक्ट्री ओवरहेड आ गई, अदर कॉस्ट आ गई। अदर कॉस्ट के अंदर जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ सच प्रोडक्ट, और फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड तेरे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आ गए। ठीक है, फिक्स रॉ मटेरियल बता दिया। डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आएगा, ये आएंगे टैक्सेस, ड्यूटीज आएंगी, ट्रांसपोर्टेशन, रिबेट। याद रखियो, रिबेट जो होता है ना, वो भी तेरे ट्रेड डिस्काउंट ही होता है एक तरह से, कैश डिस्काउंट नहीं आता। ठीक है, टैक्सेस आ गई, ड्यूटीज आ गई, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट आ गए, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांजिट, इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंस, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है तेरे परचेज ऑफ मटेरियल से, वो कॉस्ट ऑफ द रिबेट देख लिख रखा है ना, रिबेट या ट्रेड डिस्काउंट विच इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम परचेज गुड्स इज रिसीव्ड, देन वी शुड नॉट कंसीडर इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और हमें उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। वी कंसीडर नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल ड्यूटीज ओनली फॉर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये पता है, डायरेक्ट वेजेस जो दिए होते हैं सिंपली दिए होते हैं पेरोल में और तेरी वेज पेमेंट रजिस्टर में, वो तुझे मिल जाते हैं। वेरिएबल ओवरहेड ये फिक्स रहते हैं पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके आ जाते हैं। दीज एक्सपेंस शैल बी कैलकुलेटेड एज पर एक्चुअल प्रोडक्शन, जो भी आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही है उसके अकॉर्डिंगली उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, यूनिट्स एक्चुअल प्रोड्यूस। लेकिन फिक्स ओवरहेड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जो फिक्स ओवरहेड है वो 10 लाख रुपए, लेकिन आपकी नॉर्मल आउटपुट जो है वो एक्चुअल आउटपुट से ज़्यादा है, तो उसको आप नॉर्मल आउटपुट पे ले लो। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट दोनों बराबर है, फिर तो अंडरस्टूड है, कोई भी ले लो, 10,000 यूनिट ले लो या 10,000 यूनिट्स एक्चुअल ले लो या नॉर्मल ले लो। ठीक है, लेकिन अगर आपने नॉर्मल आउटपुट सोचा 10,000 और आपका एक्चुअल हो गया 12,000, तो आप एक्चुअल लोगे, क्योंकि ओवर एब्जॉर्प्शन अलाउड नहीं होता। ठीक है, अगर 10,000 इस वाले केस में, जैसे मैं इसकी बात करूं, 10,000 यूनिट्स थी, ठीक है, तो 10 लाख से डिवाइड की तो 100 पर यूनिट आ गया, तो हमने जितनी हमारी एक्चुअल यूनिट्स हुई उतना तो हम कॉस्ट में डाल लेंगे, और जो बच गया उसको हम P&L में डाल देंगे, किस नाम से, रिटर्न ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अगर तुम्हारी यूनिट्स मतलब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तुम्हारी नॉर्मल आउटपुट से ज़्यादा बन गई, तो भाई उस केस में तुम क्या करोगे, अपना पर यूनिट कॉस्ट ही रिड्यूस कर लोगे, क्योंकि ओवर एब्जॉर्प्शन का कोई सीन नहीं होता, कुछ नहीं होता इंडेस 2 के अंदर। फिक्स ओवरहेड नॉर्मल बता दिया, 1,10,000 होगी तो देख 18.18 पर यूनिट होगी। ठीक है, फिक्स ओवरहेड नॉर्मल आउटपुट या एक्चुअल आउटपुट जो भी हायर हो वो ले लेंगे। अदर कॉस्ट हो गई जो भी यार, इन 4 एक्सपेंस के अलावा कौन कौन से 4 एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स और फिक्स ओवरहेड्स। इन 4 के अलावा भी अगर कोई कॉस्ट है तो उसको भी तुम ले लेंगे, और द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कब इट इज नॉट कवर्ड, इज इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड इट इज नॉट कवर्ड, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से वो रिलेटेड है। ठीक है, एडिशनल कंसेप्ट्स क्या हो सकते हैं आपके इसमें, वो ये बताएंगे। परचेज करें आप क्रेडिट पे, तो बेटा क्रेडिट पे तो अलाउड नहीं है। अनवाइंडिंग इंटरेस्ट के नाम से एंट्रीज डालते जाओ, उसको बढ़ाते जाओ, लेकिन उसकी जो 2 साल बाद पेमेंट करोगे ना, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो और वही तुम्हारी आज की अब उसकी कॉस्ट है, बाकी क्रेडिटर में करते रहो अनवाइंडिंग इंटरेस्ट के नाम से, और लास्ट में पेमेंट कर देंगे एफ एंट्री के अंदर 10 लाख। पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है हमारा क्वेश्चन 1। ठीक है,
डायरेक्ट मटेरियल वेजेस इसमें निकल गया था सिंपली, काफ़ी प्यार से। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। फिक्स ओवरहेड टू बी इंक्लूड इन कॉस्ट ऑफ स्टॉक। जो भी तुम फिक्स ओवरहेड कर रहे हो वो तुम्हारी अपनी कॉस्ट में ऐड करोगे, टू बी इंक्लूड। ये 3 वो बता रखे थे वो समझने के लिए कि क्या वो करना है क्या नहीं करना। एक्चुअल प्रोडक्शन 50,000 यूनिट्स हुई हैं, फिर एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पे 60,000 यूनिट्स हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 7 था, आ जाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल 500 है, 250 वो है, फिक्स ओवरहेड आगे तो 770 पूरी आ गई थी। 10,000 यूनिट्स वहाँ पे उन्होंने बता दी जो एक्चुअली प्रोड्यूस हुई हैं। इसमें हमारी जो सिंपल सी बात थी ना, एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विस सेलिंग ओवरहेड, वो हम पार्ट कभी मानते ही नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि वो हमारे रिलेटेड नहीं है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। और फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वुड बी पार्ट ऑफ कॉस्ट। अगर फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है इसकी जगह तो हम उसको लेते, ठीक है, क्योंकि हम शोरूम का खर्चा नहीं लेते लेकिन फैक्ट्री का ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन 9 वो यार क्या था ये, हाँ इसमें ये जो चीज़ थी ना, ट्रेड डिस्काउंट तो ठीक है, ये नेट प्राइस जीएसटी भी ठीक है, ड्यूटी क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये है क्वेश्चन नंबर 9। वाइल लिमिटेड ने परचेज की 500 यूनिट 150 पे 10% डिस्काउंट दे दिया, जीएसटी 5%, 12 पर यूनिट अगेंस्ट विच क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड। अब ये बता रहा है कि 12 रुपये पर यूनिट अगेंस्ट विच क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड, ठीक है। तो द कंपनी स्पेंड 1000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड 500 ऑन दिस। तो हमने ना यहाँ पे एक एजम्पशन ले रखी थी कि ये जो 12 रुपये है ना ड्यूटी एलिमेंट ऑन प्रोडक्ट, ये तुम्हारे इसके अंदर इन्वॉल्व है। दिखाऊं, ये रहा ना ड्यूटी क्रेडिट, ये इन्होंने एजम्पशन ले ली कि इट इज़ इन टू बी इंक्लूडेड इन द प्राइस एंड जीएसटी, जो ड्यूटी का क्रेडिट है, जो ड्यूटी पे करते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो प्राइम कॉस्ट होगी। प्रोडक्शन ओवरहेड कितने के हो गए तेरे, 20 लाख के, 40% फिक्स है और 60% वेरिएबल हो गया, मतलब है ना 8 लाख उन्होंने यूनिट्स बेची है, लेकिन हमें निकालना क्लोजिंग स्टॉक का। 8 लाख का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नॉर्मल कैपेसिटी 5 लाख है, एक्चुअल देख ले बेटे, एक्चुअल 10 लाख करें हैं तो 10 लाख के हिसाब से निकलेगा। 20 लाख को 40% निकालो, पहले 20 लाख का 40% निकाल लेंगे, 8 लाख हो गया। 8 लाख को 5 से ना डिवाइड करके 10 से करो तो तुम्हारा 0.8 फिक्स ओवरहेड आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा ना 0.8, उसको मल्टीप्लाई कर लो 2 लाख से, 1,60,000 हो गया फिक्स ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड तुम्हारा 60% था, 20 लाख का 60% तो कितना हो गया, 12 लाख। डिवाइड कितने से करेंगे वेरिएबल ओवरहेड को, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट से, जो मतलब हमारी एक्चुअल हुई है, तो 2 आ गया, ठीक है। 2 × 200। अब एक फिर से एक डाउट उठ गया, जो हम निकालते हैं ये एक्चुअल आउटपुट पे निकालते हैं, वेरिएबल ओवरहेड भी ऐसे ही निकालते हैं। वेरिएबल ओवरहेड तो वैसे तो फिक्स रहता है पर यूनिट, बट अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हम क्या करेंगे हर बार, फिक्स ओवरहेड आ गया पर यूनिट, वो तो ठीक है, जो प्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन अगर कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाए, वो फिक्स अमाउंट दे रखी है, तो यार यहाँ पे तो हमने उसी पे ले लिया एक्चुअल आउटपुट पे, बट एक्चुअल आउटपुट पे हमने इसलिए ले लिया जैसे फिक्स ओवरहेड निकालते हैं ना, इसी तरह से निकाल लियो। ऑल्दो एक डाउट है, कहाँ पर है क्वेश्चन 10th में ना, ये डाउट है कि अगर ये यहाँ पर डाउट जो है ना वो ये है सिंपली कि ये 20 लाख का 60% तो हमने निकाल लिया पे वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। इसको डिवाइड हमने 10 लाख से क्यों किया, एक्चुअल मान लिया, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यार हर जगह मुझे लग रहा है एक्चुअल के ही निकलेगा, क्योंकि हमने जितनी कंप्यूट करी है एक्चुअल पे ही निकलेगा हर जगह, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, चल इसको डिलीट ही कर देते हैं, कभी फ्यूचर में कभी हुआ तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। एक्चुअल प्रोडक्शन हायर देन नॉर्मल प्रोडक्शन है, तो वही वाला रीजन स्टेट कर रखा है और कुछ नहीं है।
इसमें भाई वही जतिन लिमिटेड को भाई रिबेट मिल गई थी 2000 की। फिर यहाँ पे ना इम्पोर्ट ड्यूटी थी एक। क्वेश्चन नंबर 3 सही था। सही भी क्या था, यही है बस कि जो उसने 25,000 रुपये पे करे इंपोर्ट ड्यूटी के। अब तू यहाँ पे एजम्पशन लेकर चल रहा था ये उसके अंदर इंक्लूड है। अरे भाई कहीं से इंक्लूड नहीं है, वो ड्यूटी थी, वो पता नहीं कौन सी ड्यूटी थी, स्पेशलिटी ड्यूटी थी वो कोई। कहाँ पे थी पता नहीं किस क्वेश्चन के अंदर वो, हाँ ये रहा, ड्यूटी एलिमेंट ऑन प्रोडक्ट इज ₹12 पर ऑन प्रोडक्ट। तो हमने ये मान लिया था कि वो उसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके लिए क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो हमने इसलिए निकाल दी थी उसमें से। लेकिन यहाँ पे जतिन लिमिटेड वाले में ये अलग क्वेश्चन हो गया। ये यहाँ पे मान लेते हैं हम 25,000 वो उसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, तो 25,000 में से हम 10,000 जो है वो हमें स्पेशल ड्यूटी का है, और अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉ जो भी हमें क्रेडिट मिलेगा वो स्पेशल ड्यूटी का नहीं मिले, वो स्पेशल ड्यूटी का मिल जाएगा। तो मतलब हमारा 15,000 नहीं मिलेगा, ठीक है। 15,000 नॉन रिफंडेबल तो वो हमने ले लिया। ओशन फ्रेट और वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐड आएंगे। और फिर ये हो गए, उसके बाद के जो चार्जेस हैं 4,000 ऑन वेयर हाउस और 1,500 वॉचमैन सैलरी, उसको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। उसका रीज़न भी ये दे रखा है कि वो बाद में है। ठीक है, कि वो उसका पार्ट नहीं है। वेयर हाउस रेंटल जो ये है, ये आर नॉट इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। ये एक्विजिशन करने के लिए रॉ मटेरियल के नहीं इनकर किए गए, ठीक है। ये हमें तब भी इनकर करने पड़ते। ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थोड़ा सा इसके अंदर, यही इसमें थोड़ा ठीक ठाक है। इसमें यही है कि यार जो तुम्हारी जॉइंट कॉस्ट है वो तुम्हें मिल रखी है, हाँ, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तुम सेल्स वैल्यू रेशो में। सेल्स वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, एक 10,000 इंटू 13 कर दिया, 12,000 इंटू 17, 14 इंटू 19 और 16 इंटू 22, ठीक है। सेल्स वैल्यू फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट को हम किस तरह से एलोकेट करेंगे, ये बात है। अच्छा तो भाई जो आपकी ना यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, जो यूनिट्स जितनी आपने प्रोड्यूस की हैं, जॉइंट कॉस्ट तो आपने उसी पे इनकर की होगी, सही बात है। तो जो आपने यूनिट्स प्रोड्यूस की है ना, उसकी सेल वैल्यू निकाल लो। ये मत सोचो कि जितनी सेल हुई है उसकी निकालू, नहीं, जितने टोटल करी है उतनी निकाल लो। जो अमाउंट आ जाएगी उस प्रोपोर्शन में बांट दो। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए, एल के लिए, एम के लिए, एन के लिए, पी के लिए, हर एक की जॉइंट कॉस्ट आ गई। अब इसका पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो, जो भी आपने टोटल प्रोड्यूस की उससे डिवाइड कर दोगे। 10,000 इसमें करी है, 12,000 इसमें, 14,000 इसमें, 16,000 इसमें, ठीक है। तो जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट आ गई। हाँ, अब जितनी सोल्ड करी है उतनी पे से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। जितनी आपने सोल्ड नहीं, जितनी आपने अपनी, हमें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, तो जितनी आपकी पड़ी है क्लोजिंग स्टॉक में उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। कोई बाई प्रोडक्ट है वो आपको नेट, यही वो बात है कि नेट जॉइंट कॉस्ट लेनी है, जॉइंट कॉस्ट में से एनआरवी लेस कर दो उसकी, तो वो हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है, छोटा भी है, बढ़िया भी है, एग्जाम में भी आएगा, पक्का आएगा। 14,500 यूनिट है रॉ मटेरियल की, 150 वो है, ये हमारा टोटल क्या है, जॉइंट कॉस्ट होगी ना। 14,500 ये रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च करी है इतनी सारी, मतलब एक तरह से हमारा, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसके ऊपर 1,50,000 का, ठीक है, 90,000 उस पर और खर्च किया, 65-50,000 किया, फिर उससे हमारे 2 प्रोडक्ट निकले, बेसिकली 3 निकले, लेकिन ये तो हमारा बिक जाएगा, ये तो बाई प्रोडक्ट है ना, तो इससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। जो भी है इसका टोटल ले लो, कितना आ जाएगा, 1,35,000 कुछ आ रहा है ना, 3,55,000 आ रहा है, उसमें से स्क्रैप वैल्यू रिलाइज लेस कर देंगे। फिर देयर इज सेपरेटिंग प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ 8,000 एंड पैकिंग चार्ज ऑफ 2,000 और 5,000 हमें रिलाइज हो गए स्क्रैप से। इसके अलावा ये तो हमारा बाय प्रोडक्ट है, स्क्रैप अलग होता है, स्क्रैप मतलब कचरा, और बाय प्रोडक्ट मतलब ऐसा कि कोई इसका बाय प्रोडक्ट है, ये भी साथ में निकल जाता है और उसका भी ठीक ठाक मार्केट है। ओके ओके, लेकिन हमारा मेन जो प्रोडक्ट है वो कुछ और है। ओके ओके ओके, ठीक 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 बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट दोनों अलग चीज़ें हैं। बाय प्रोडक्ट की थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है, स्क्रैप तो यार एकदम कचरा ही है ना, उसको तो कोई और ही लेके जाता है, कबाड़ी वाला ही लेके जाएगा ना उसको। तो सेपरेटिंग प्रोसेसिंग चार्ज भी हमारे लगे हैं 8,000 रुपये के और 2,000 रुपये के, इनको तो कभी मत भूलना। ये 10,000 रुपये का भी तो खर्चा हुआ है ना। तो ये भी आपकी कॉस्ट को बढ़ाएगा,
बढ़ाएगा ये, बिल्कुल बढ़ाएगा। ये देखो 20,000 इंटू 20, 2,000 इंटू 20, 40,000 हो गया कॉस्ट, मतलब 40,000 आपका क्या हो गया, एनआरवी होगी प्रोडक्ट की। लेकिन 8,000 और 2,000 आपको सेपरेशन और प्रोसेस में लगे हैं, ये सेपरेशन का प्रोसेस था, तो 10,000 ही हो गया, तो 30,000 हम नेट जो है वो लेस करेंगे। ठीक है, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। 5,000 लेस तो 3,20,000 आ गया, और बाकी का तो सेम है ही। फिर यूनिट प्रोड्यूस का सेल वैल्यू निकालेंगे, जो सेल वैल्यू दे रखी है ना उसको सिर्फ इतना यूज है जिससे कि हम उसको जॉइंट कॉस्ट निकालने में हमारी हेल्प कर सके। तो हमारी सेल्स वैल्यू आ गई, प्रोड्यूस की लेंगे, हमेशा हमेशा प्रोड्यूस की लेंगे, सेल्स से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है। आगे 1,92,000 इसकी और 1,28,000 इसकी होगी। 1,92,000 जो है ये कितनी यूनिट्स की कॉस्ट है, ये 5,000 की है सर। हमें कितने की चाहिए, हमें जितने की भी चाहिए, हमें 250 की चाहिए वैसे तो पहले तो ये निकल गया हमारा पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट इन जॉइंट कॉस्ट, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमारी यूनिट से, जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक वहाँ पे पड़ा हुआ 250 का और 100 का। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ गई। कॉस्ट ऑफ सर्विस बाय सर्विस प्रोवाइडर वाज नॉट इन AS2, बट अब से होने लगा है वो। AS2 में नहीं था लेकिन इंड AS2 में है। इसमें ये है कि यार जो हमारे कॉस्ट ऑफ सर्विस जो हमारी है उसकी भी हमें कॉस्ट कंप्यूट करनी पड़ती है। वो कैसे करते हैं हम, जो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उस सर्विस को प्रोवाइड करने में। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था प्रवीण जिंदल क्लासेस को, उसमें प्रवीण जिंदल डायरेक्टली इन्वॉल्व है पढ़ाने में। कैमरामैन डायरेक्टली इन्वॉल्व है किस चीज़ में, वीडियो शूट करने में। वीडियो एडिटर है जो भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इनडायरेक्टली कौन इन्वॉल्व है, अकाउंटेंट जो उसको मैनेज कर रहा है। उसके बाद में एक PN है, ठीक है, और उसके अलावा एक रिसेप्शनिस्ट भी है जो इन्फॉर्मेशन देती है और सेल्स को प्रमोट करती है। ठीक है, और कई और भी बंदे हैं जो कि, तो वो सब तो इन्वॉल्व होंगे नहीं। जो 3 लोग हैं ये तो इन्वॉल्व हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इनकी हम कॉस्ट लेंगे। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि इनकर करें हैं हमने फॉर द सर्विस, मींस एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल ऑन सर्विस। अब जो हमने अमाउंट इनकर करी है, स्टूडियो के डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये सब एलिमेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना। रेंट जा रहा है उसका, या तो स्टूडियो का डेप्रिसिएशन लग रहा होगा या रेंट जा रहा होगा। ठीक है, कैमरामैन का डेप्रिसिएशन, कैमरे का डेप्रिसिएशन, हर बार कैमरामैन बोल देता हूँ, कैमरे का डेप्रिसिएशन हो गया, स्टूडियो का डेप्रिसिएशन हो गया, और कोई वैसा, मतलब यही चीज़ें आनी है अभी तो दिमाग में, तो यही है बस। और जो नई इन्वॉल्व होनी वो तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, वो सब है ही। और बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी अनलेस इट इज़ अलाउड बाई इंड AS 23। इंड AS 23 बोरोइंग कॉस्ट से डील करता है। अगर वो इसको क्वालिफाइंग एसेट या जो भी है इसको अलाउ करता है, सिर्फ तब होगा। जिसमें सब्सटेंशियल टाइम लगे वो ही लिख लेते हैं, है ना। NRV की एक्सप्लेनेशन क्या है, नेट रिलायबल वैल्यू है क्या। हम इसको सेलिंग प्राइस क्यों नहीं बोलते सर, नहीं बोलता। हम ये मानते हैं NRV को कि ये जो हम इस अजम्पशन पे इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये जो सेल हुई है ना डायरेक्टली फैक्ट्री से हुई है। यहाँ पे प्रोडक्ट उसमें रिटेल उसमें या फिर हमारी जो शॉप है वहाँ पे पहुँचता ही नहीं, हमारे शोरूम में पहुँचता ही नहीं है। हम अपने उससे ही फैक्ट्री से ही बेच देते हैं। इस अजम्पशन के साथ ये NRV कंप्यूट की जाती है। ठीक है।